नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो यूके के वर्क वीज़ास अलॉट किए गए हैं, उसमें से इंडियंस को सबसे बड़ा शेयर मिला। उसके बाद कहीं साउथ अफ्रीका, कहीं पे नाइजीरिया, कहीं पे यूएस, ये कंट्रीज़ भी आती हैं, बट टॉप पे इंडिया है। चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो, चाहे वो वर्कर वीज़ा हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ को देखेंगे। मनरेगा की एफिशिएंसी को लेकर सरकार ने कमिटी, एक पैनल फॉर्म किया, इसको देखेंगे। कुडमकुनल प्लांट के लिए रशिया इंडिया को एक ऐसा एडवांस फ्यूल ऑप्शन देगा जिसके चलते एक बार में जो न्यूक्लियर फ्यूल असेंबली है वो 18 महीने की बजाय 24 महीने चलेगी। ये क्या चीज है, इसको देखेंगे। राज्य की सरकारों ने केंद्र की सरकार से गुहार लगाई कि सेस कम चार्ज करिए, इससे हमारे पास पैसा, मतलब राज्यों के पास कैसा कम आता है। और तालिबान अपनी वुमेन्स के साथ गलत तरीके से ट्रीट करता है, देयर ट्रीटमेंट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसा यूएन एक्सपर्ट्स ने बोला। आज के एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 से रिलेटेड एक आर्टिकल है। अब कुछ बहुत प्रॉपर आर्टिकल नहीं है ये, ठीक है ना, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से आपको स्टैट्स वगैरह, एक थॉट प्रोसेस सब बता रखा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व्स बेटर, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक डीपर मैसेज, इलेक्शन रेफरेंडम, तो है 2-3 आर्टिकल्स, इनको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें, ओवरऑल इस लेक्चर के इंगेजमेंट को यूट्यूब के एल्गोरिदम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, रेन ऑफ समवंस परेड, मतलब किसी के काम को खराब कर देना, किसी के मोमेंट को स्पाइल कर देना। कोई छुट्टी जाने के मूड में है, आपने उसकी छुट्टी जाने का मूड खराब कर दिया, मतलब क्या हो गया, रेन ऑन समवंस परेड, मतलब उसकी परेड थी, वो खुश था, उसमें आपने कुछ ना कुछ रायता फैला दिया। चलिए, पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस। गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू मनरेगा एफिशिएंसी। अब मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को लेके केंद्र की सरकार ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई है। उनका ये बोलना है कि जो मनरेगा की एफिशिएंसी है एज अ पॉवर्टी एलिविएशन टूल, इसको चेक करने की जरूरत है। मनरेगा एक्ट पास हुआ था 2005 में, डिमांड ड्रिवन स्किल है। हर साल एक हाउस होल्ड से एक इंडिविजुअल को 100 दिन का अनस्किल्ड काम मिलेगा। अब तक 15.5 करोड़, टू बी प्रिसाइज 15.51 करोड़ वर्कर्स इस पर्टिकुलर स्कीम में इनरोल्ड है। ठीक है भाई। तो अब इस कमेटी से बोला गया है कि आप सारे फैक्टर्स को स्टडी करिए, मनरेगा की डिमांड को समझिए, मनरेगा के काम को समझिए, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है पहले, अलग अलग स्टेट्स में क्या काम के डिमांड के वेरिएशन है। इन सब चीज़ों को समझ के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इवॉल्व करने की कोशिश करेगी सरकार। बात यह है कि मनरेगा को एज अ पॉवर्टी एलिवेशन इंस्ट्रूमेंट रूरल रीजन में लॉन्च किया गया था, ठीक है, एज अ सेफ्टी नेट। अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स जहां पे हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है, वो पूरी तरीके से स्कीम को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कई बार फंड्स की कमी हो जाती है, कई बार ओवरऑल डॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स है वो कम हो जाते हैं, और कई बार कंपेरेटिवली एडवांस्ड स्टेट इस स्कीम को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला। अगर आप केरला की बात करो तो बिहार के कंपैरिजन में केरला की आबादी, इलाका और ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर सब बेटर हैं। तब भी कभी कभी हमें ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि केरला ने मनरेगा स्कीम को बिहार से ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो इस कंटेक्स्ट में मनरेगा स्कीम में कुछ चेंजेस की करने की कोशिश कर रही है सरकार। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनरेगा को बोला था लिविंग मॉन्यूमेंट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट फेलियर, लेकिन इसी पर्टिकुलर मनरेगा स्कीम ने कोविड-19 के समय पे अलग अलग फार्मर्स की काफ़ी मदद की। पर बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि केंद्र की सरकार फाइनल आउटकम्स के रिस्पेक्ट में भी चीज़ों को देखती है। जो भी आप पैसे खत्म कर रहे हो, पैसों का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, मनरेगा के अंदर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के कुछ काम लिए, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुआ, क्या वो एक टेंजिबल एसेट था? क्या उस एसेट से आप ग्राउंड लेवल पे कुछ कर सकते हो? मनरेगा एक ओपन एंडेड स्कीम है। इस ओपन एंडेड स्कीम के अंदर जो भी आप एसेट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो कंस्ट्रक्ट होने के बाद ओवरऑल किस हद तक एसेट्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस चीज को भी केंद्र की सरकार मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है। केंद्र की सरकार का बोलना है, और खासकर वो लोग जो मनरेगा के क्रिटिक्स हैं, उनका यह बोलना है कि मनरेगा टेंजिबल एसेट क्रिएशन नहीं करती है। इसलिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू में बातचीत इस बात के ऊपर होगी कि मनरेगा के कामों के अंदर जो एसेट क्रिएट किए जा रहे हैं, वो एसेट एक्चुअली में कम्युनिटी के लिए कितना बेहतर चेंजेस कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो एसेट क्रिएशन एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो दे आर द फाउंडेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस बिल्डिंग एफर्ट्स, ठीक है ना भाई। इन एसेट क्रिएशन एक्टिविटीज़ के थ्रू
आप कुछ लोगों को फूड और कैश असिस्टेंस देते हो, उसके बदले में वो लोग एसेट बनाते हैं, और वो एसेट कहीं ना कहीं कम्युनिटीज के लिए लॉन्ग लास्टिंग, आप कह लो एसेट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल इरिगेशन स्कीम से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वैचर कैचमेंट सिस्टम, फीडर रोड्स, इस प्रकार की चीज़ें अगर आप बनाओगे तो उससे क्या होगा, इससे एक एसेट पैदा होगा जिसको कम्युनिटी इस्तेमाल करेगी और अपने आप को डेवलप करेगी। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं। अब अगर बजट की बात करो तो इस साल में 2022-23 में 73,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सैंक्शन किया था मनरेगा के लिए, जिसमें से ऑलरेडी 59,420 करोड़ खत्म हो चुका है। 4 महीने बचे हैं स्कीम, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने हैं। अभी तो खैर नवंबर ही पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 25,000 करोड़ रुपया और मांगा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस पर्टिकुलर स्कीम के पूरे इंप्लीमेंटेशन के लिए। अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में मनरेगा के अंदर जिन वर्कर्स ने भी काम किया है, पैसा उठाया है, उनका नंबर बहुत बड़ा है। 2020-21 में टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज मनरेगा में पैदा हुए 389 करोड़। ये फिगर 2019-20 में था 265 करोड़। 2020-21 में कितना हो गया, 389 करोड़। 2021-22 में फिगर था 363 करोड़ परसेंटेज, और यही फिगर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अभी तक है 196 करोड़ परसेंटेज। तो मतलब 2020-21 और 21-22 में मनरेगा के अंदर जो परसेंटेज क्रिएट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उसका एक ऑब्वियस वजह है कोविड-19। तो कोविड-19 के चलते लोग कहीं परेशान थे, माइग्रेंट्स परेशान थे, और सरकार ने भी मनरेगा में अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा किया। 1 करोड़ 10 लाख का अलॉटमेंट हुआ था कोविड ईयर में। फिर अगली न्यूज़ जीएस पेपर 2 सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड। देखिए क्या है, यहाँ पे ओवरऑल एक कंसल्टेशन मीटिंग हो रही थी यूनियन बजट 2023-24 पे, जिसको अटेंड कर रही थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, और चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। अब राज्यों ने केंद्र की सरकार को बोला है कि भाई ये सेस और सरचार्ज लगाने कम करो। तुम सेस और सरचार्ज लगाते हो, सेस और सरचार्ज से जो पैसा पैदा होता है वो तुम अपने पास रख लेते हो, वो हमको मिलता नहीं है। फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कंपनसेशन पीरियड है, इसको आगे बढ़ाने की बात की है स्टेट्स ने। एक एक करके सब चीज बताता हूँ। तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर है पी थियागराजन साहब, इन्होंने बोला है कि जो सेस और सरचार्ज का क्वांटम है, प्रपोर्शन है ओवरऑल टैक्सेस में, वो बढ़ गया है। 2011-12 में जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था उसमें 10.4% होता था सेस और सरचार्ज, लेकिन 2021-22 में जितना टैक्स कलेक्ट हुआ उसमें 26.7% है सेस और सरचार्ज। और सेस और सरचार्ज की खास बात है कि ये केंद्र की सरकार के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, इसको पूरी तरीके से, इसको राज्य की सरकार के साथ शेयर नहीं किया जाता है, इसको पूरे तरीके से केंद्र की सरकार इस्तेमाल करती है। तो इसी बात को लेके ओवरऑल यहाँ पे राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार को बोल रही कि सेस और सरचार्ज को कम करो। ये आप कह लो टैक्स ऑन टैक्स का मैकेनिज्म है। 100 रुपये आपकी इनकम, इसके ऊपर लगाया गया 20% इनकम टैक्स, तो 20 रुपये टैक्स हो गया। इसके ऊपर लगाया गया सरचार्ज 10% का, तो 20 रुपये का 10% हो गया 2 रुपये, तो 22 रुपये यहाँ पे सरचार्ज या सेस हो गया। तो किसी गुड्स को खरीदने जाते हो, कब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने जा रहे हो मार्केट में जाके, आपने मान लो मार्केट में एक ओवरऑल साइकिल खरीदी, तो साइकिल के ऊपर भी कुछ केसेस में सरचार्ज लगाया जाता है। तो बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के मैकेनिज्म में सरचार्ज को लगाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि आपने इनकम टैक्स पे सरचार्ज लगा दिया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी उस पर भी सरचार्ज लगा दी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जब चीज़ इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, और उस कस्टम ड्यूटी के बाद उसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है। ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करने की डिमांड कर रहा है राज्य की सरकार केंद्र की सरकार से। राज्य की सरकारों का बोलना है कि तुम्हारे सेस सरचार्ज लगाने के चलते हमारे पास जो हमारी टैक्स इनकम आती है वो कम हो जाती है। तो ये एडिशनल फी, टैक्स, चार्ज ये गलत है, ये आप मत लगाइए, इसको लगाने से हमारा पैसा कम होता है। फिर भाई राज्य ने ये भी बोला है कि जो 5 साल की जीएसटी कंपनसेशन विंडो है, इसका पूरा पेमेंट अभी रिलीज नहीं हुआ। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का बोलना है कि भैया अप्रैल से जून 2022 का 17,000 का कंपनसेशन हम इशू कर चुके हैं। अब पूरी क्वांटम में ये 5 साल का जीएसटी कंपनसेशन शेष राज्यों के पास पहुंचा नहीं पहुंचा वो एक अलग बात है। जरूरी बात यहाँ पे ये है कि राज्य की सरकार केंद्र की सरकार को बोल रहे हैं कि जीएसटी के कंपनसेशन के पीरियड को आप आगे और एक्सटेंड करो। रीजन ये है कि राज्य के फाइनेंसेस कहीं ना कहीं हिले हुए, ये बात बिल्कुल सही है, और उसके लिए पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि राज्य की सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है। कोविड-19 पैंडेमिक ने भी राज्य की कमर तोड़ के रख दी है। हालांकि कुछ राज्यों में ओवरऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेलफेयर पॉलिसी चलाने के चलते उनका फिजिकल फाइनेंसेस भी हिले हुए हैं। जैसे
अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इतने सारे एक्सपेंडिचर कर रखे हैं कि ओवरऑल उनका पूरा फिस्कल बजट हिला हुआ है। केरला में भी वेलफेयर सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो भी ओवरऑल सोशल स्कीम्स में बहुत पैसा खत्म करते हैं, और कहीं ना कहीं ये पैसा खत्म करना उनके लिए अनसस्टेनेबल हो जाता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। अभी केरला में जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट्स हैं उसके फाइनेंसेस को लेकर भी ये बहस चल रही थी। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर बाला गोपाल साहब का ये बोलना है कि जो भी आप जीएसटी रेवेन्यू देते हो राज्यों को, वो 50% से बढ़ा के 60% करिए, क्योंकि राज्यों के पास सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप राज्यों को और पैसा दो। इसके साथ साथ जो भी पैसा केंद्र की सरकार राज्य को दे रही है, दैट शुड नॉट कम अटैच विद एनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आप अगर हमको पैसा दे रहे हो तो उस पैसे को हमें अपने हिसाब से ग्राउंड लेवल पे खर्च करने दो, आप उसमें अपनी कंडीशंस मत इंपोज करो। अब कभी कभी क्या होता है कि केंद्र की सरकार बनाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को ग्राउंड लेवल पे राज्य की सरकार इंप्लीमेंट करती है। अब उसके लिए पैसा रिलीज होता है इन सर्टेन शेयर होल्डिंग, 50-50, 90-10, 75-25, 70-30, मतलब स्कीम वाइज और स्टेट वाइज ये डिसाइड किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्कीम में केंद्र की सरकार 50% देगी, राज्य की सरकार 50%। हिल इलाका है तो केंद्र की सरकार 90% देगी, राज्य की सरकार 10%। कुछ स्कीमों में केंद्र की सरकार 75% देगी, राज्य की सरकार 25, या केंद्र की सरकार 70, राज्य की सरकार 30। तो ये स्कीम बाय स्कीम, राज्य बाय राज्य वेरी करता है। तो राज्य यही बोल रहे हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना के हमारे ऊपर मत थोपो, तुम जो हमको पैसा दे रहे हो तुम पैसा दे दो। मान लो होता क्या है कि केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए केरला की सरकार को 100 करोड़ रुपया दे दिया। केरला की सरकार बोल रही है तो तुम ये 100 करोड़ रुपया अपनी बनाई हुई स्कीम के तहत मत दो, तुम बस हमको 100 करोड़ रुपया दे दो, हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे स्कीम बना लेंगे, हमें जिस हिसाब से भी बनानी होगी। तो ये राज्य की सरकारों की डिमांड है, और राज्य की सरकार बोल रही है यही एक्चुअली में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। लेकिन केंद्र की सरकार बोलती है कि भैया हम पैसा रिलीज कर रहे हैं तो थोड़ा तो हम रेगुलेशन करेंगे कि तुम पैसा खर्च कहाँ कर रहे हो, पूरी तरीके से तो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दे सकते। अब इसमें आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है एडवांस्ड फ्यूल ऑप्शन फॉर कुडमकुनल प्लांट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। तो रशिया की जो स्टेट और न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है रोसाटोम, इसने इंडिया के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए एडवांस फ्यूल ऑप्शन देने की बात की। ये जो कंपनी है रशिया की TVEL फ्यूल कंपनी, ये सप्लाई करती है TVS-2M फ्यूल इंडिया के कुडनकुलम के 2VVER 1000 मेगावाट के रिएक्टर्स के लिए, ठीक है ना। तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो पूरी की पूरी फ्यूल असेंबली है वो रशिया से आती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दोस्तों कि अभी के लिए जो असेंबली आती है रशिया से, वो चलती कितने समय के लिए है, वो 18 महीनों के लिए चलती है। देखिए अभी की जो फ्यूल साइकिल है और जो फ्यूल है वो 18 महीनों के लिए चलता है, मतलब 18 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद उस रिएक्टर को बंद करना पड़ेगा, फ्यूल असेंबली में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको चेंज किया जा रहा है। अब रशिया का जो एडवांस ऑप्शन है 24 मंथ्स की जो फ्यूल साइकिल वाली फ्यूल असेंबली है वो रशिया इंडिया को प्रोवाइड करेगा, वो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगेंगी। अब इंडिया के कुडनकुलम को हर 18 महीने बाद नहीं, हर 24 महीने बाद रिएक्टर को बंद करके फ्यूल असेंबली बदलनी पड़ेगी। तो इससे लंबे समय तक रिएक्टर चलेगा, फाइनेंशियली बहुत साउंड होगा ये डिसीजन, इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल एक एडवांटेज भी आएगा, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हमको रिप्लेस करनी पड़ती थी हर 18 महीने पे, वो अब हम हर 24 महीने पे रिप्लेस करेंगे। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करो तो कोस्टल तमिलनाडु में है, इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 2 गीगावाट की इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अभी बन रहा है। सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंडिया और रशिया ने ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बढ़ाया है, इसमें 6 1000 मेगावाट की प्रेशराइज वाटर रिएक्टर यूनिट्स हैं। कंबाइंड कैपेसिटी इसकी 6 गीगावाट की है, अभी तक 1000 मेगावाट के 2 ऑपरेशनल हुए हैं प्लांट्स, तो 2 गीगावाट अभी के लिए ये पावर चला रहा है, बाकी 4 गीगावाट बन रहे हैं। ओके, टोटल 7 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, और इंडिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को दिया गया दर्जा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया की बैकबोन माना जाता है। अगर इस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक होता है तो वो इंडिया की स्टेबिलिटी, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर पावर प्लांट एज डेजिग्नेटेड एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस माइग्रेशन। इंडियंस को मिला है बिगेस्ट शेयर ऑफ यूके वर्क वीजास। देखिए इंडियन नेशनल्स को ओवरऑल वर्कर वीजास जो कि यूके ने ग्रांट किए 39% वर्कर वीजास मिले। जी हाँ,
ओवरऑल सितंबर 2022 में जो साल खत्म हो रहा है, यूके ने ग्रांट किए हैं 1,45,258 वर्कर वीजा, जिसमें इंडिया को मिले हैं 56,042। आप कह सकते हो 2019 में इंडिया के वर्कर्स को मिले थे 29,552 वर्क वीजा। अब सीधे 1,45,000 कितने का जंप देखने को मिला है? 90% का, सॉरी 1,45,258 टोटल वर्क वीजा हैं, जिसमें इंडिया के हैं 56,000। तो पहले इंडिया को मिले थे 29,500 2019 में, अब मिले हैं 56,000, मतलब ऑलमोस्ट 90% का जंप है। फिलीपींस, नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इनका नंबर इंडिया के बाद आता है वर्कर वीजा में। तो वर्कर वीजा की कैटेगरी में इंडिया ने एक लंबा जंप लिया है, सीधे 29,500 से 56,000। ठीक है, फिर स्किल्ड वर्कर वीजा कैटेगरी में भी इंडिया नंबर 1 पे आता है। अगर टोटल स्किल्ड वर्कर वीजा जितने भी ग्रांट किए, मान लो 100% ग्रांट किए हैं यूके ने, तो 33% आए हैं इंडिया के पास। अमेरिकन नेशनल्स के पास आए हैं 6%, साउथ अफ्रीकन नेशनल्स के पास आए हैं 4%। फिर अगर आप स्किल्ड वर्कर हेल्थ एंड केयर सेक्टर में जाते हो तो वहां पे भी इंडियंस टॉप पे हैं। ओवरऑल 36% स्किल्ड वर्कर हेल्थ एंड केयर में वीजा इंडियन नेशनल्स को मिले हैं। इससे पहले, इसके बाद अगर आप देखो तो नाइजीरिया और जिम्बाब्वे के लोगों का भी नंबर आता है। स्टूडेंट वीजा की बात करो तो 1,27,731 स्टूडेंट वीजास दिए गए हैं यूके के द्वारा इंडियन नेशनल्स को। अगर आप देखो तो 2019 में 34,261 स्टूडेंट वीजा दिए थे यूके ने इंडियन स्टूडेंट्स को, और इस साल दिए हैं 1,27,731। मतलब कितने का जंप है? 93,470। ऐसा लग रहा है कि यूके की यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स ही पढ़ते नजर आएंगे। तो अपने आप में इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए बहुत बढ़िया है। फिर भाई, यूएन स्पेशल रिपोर्टर और अफगानिस्तान रिचर्ड बेनेट साहब और 9 और यूएन एक्सपर्ट्स ने मिलकर बोला है कि तालिबान अपनी वुमेन के अगेंस्ट जेंडर परसिक्यूशन कर रहा है। और अगर आप बात करो तो जो रोम स्टैट्यूट है, जिसको अफगानिस्तान ने भी रेटिफाई किया था, इसके अगेंस्ट जेंडर परसिक्यूशन करना, उसके बावजूद भी तालिबान जिस प्रकार से अफगानी वुमेन और गर्ल्स को ट्रीट करता है, उनको पार्क से बाहर रखता है, जिम से बाहर रखता है, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वुमेन को उनके घर में बंद करने के रखना, उनको जेल में बंद करने रखना जैसा है, ये अलाउड नहीं। हालांकि तालिबान की सरकार बोलती कि भाई हम तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से अपनी वुमेन को इज्जत देते हैं। कभी रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज भी निकल के आई यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस की कि पब्लिक फ्लॉगिंग बंद करिए। हुआ ये कि एक मैन और वुमेन अपनी मैरिज के बाहर एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते नजर आए। अब वो जिस चीज के ऊपर भी बातचीत कर रहे हो, इस बात को लेके उनके ऊपर कौड़े बरसाए गए 40 बार, और ये ओपनली आज की डेट में अफगानिस्तान के बहुत से हिस्सों में होता है। तो दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ, आप कह लो ऑटोक्रेसी। एक प्रकार से आप डेमोक्रेसी को वायलेट कर रहे हो, वुमेन को लिटरली गुलाम बना के यहाँ पे रख रहे हो। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है भाई, फिर पहला आर्टिकल है COP 27 एंड एम्बिग्यूटी अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बहुत डिटेल में इसमें बात करूंगा नहीं। इसमें ऑथर ये बता रहे हैं कि जो नया लॉसेस और डैमेज फंड बनाया गया है, इसका भाई देखो कोई मतलब नहीं है। इस बार की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 बिल्कुल फेल्योर था शर्म एल शेख इजिप्ट में। तो अपने फेल्योर को थोड़ा बहुत छुपाने के लिए लॉसेज एंड डैमेज फंड की बात कर ली, और लॉसेज एंड डैमेज फंड के ऊपर अगले 2-3 COP में डिस्कशन शुरू होगा। इसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा वो का पता नहीं। 2009 में जो $100 बिलियन सालाना डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को देने की बात की थी, वो तो पूरा किया नहीं, एक नया फंड यहाँ पे बना दिया, और वो नया फंड में भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे फिक्स नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं जो सीरियसनेस चाहिए इन्वायरमेंटल फियास्को को डील करने के लिए, वो नजर नहीं आ रही कंट्रीज के अंदर। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व्स बेटर, गुमादिदाला रंगराव जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट में ये डायरेक्टर है रिसर्च और इन्फॉर्मेशन की। तो 26 नवंबर को पड़ता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। पानी बरस रहा था, सबने सिग्नेचर मारे थे। हालांकि लाहौर पे हमने जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया था 26 जनवरी 1930 को, उसको ऑनर करने के लिए हमारा रिपब्लिक डे तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर 26 नवंबर 1949 को हो गए थे। अब जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आज की डेट में जो भी अधिकार मिले हैं हमारे देश के लोगों को, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिले हैं। आज की डेट में अगर कोई पुलिस वाला हमसे रोक के चालान मांगता है तो हम पुलिस वाले से पूछ सकते हैं किस बात का चालान। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हमको परेशान करता है तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान ने हमको ताकत दी है। जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं,
जो टीवी चैनल हम देखते हैं, जो बस ट्रेन में हम सफर करते हैं, जो पासपोर्ट हम लेते हैं, ये सब कैसे रेगुलेट होता है? ये सब कहीं ना कहीं संविधान से रेगुलेट होता है। हमारे फंडामेंटल राइट संविधान से रेगुलेट होते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, क्या आज़ादी से पहले ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी? ऑब्वियस सी बात है, अवेलेबल नहीं थी। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस बात को इंश्योर किया कि इक्वालिटी एग्जिस्ट करे देश में, और उसके लिए संविधान में इक्वालिटी का आप कह लो प्रिंसिपल इंश्राइन किया गया। बट क्या सच में इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? एक ऐसा देश जिसमें रिलीजन, रिचुअल, इग्नोरेंस, पोवर्टी इतनी भरी हुई थी, मेन वुमेन के बीच का गैप इतना बड़ा था, वहां पे क्या आप ऐसे देश से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि संविधान के आधार पे वो चलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हम संविधान के आधार पर नहीं चले। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद भी एक इकोनॉमिक डिवाइड एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद भी ऊंची जात वाले जो लोग हैं वो अपने आप को नीची जात से बड़ा समझने लगे। सो कॉल्ड ऊंची जात नीची जात मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी में बात की जाती है। आज की डेट में कोई ऊंची नीची जात नहीं है, बट फिर भी कुछ धर्म के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं कि भाई हम बहुत बड़े हैं। धर्म, हिंदू धर्म वाला बोल रहा है मुस्लिम धर्म से बात मत करो, मुस्लिम धर्म वाला बोल रहा है कि हिंदू धर्म से बात मत करो। तो कहीं ना कहीं हमने अपने संविधान के प्रिंसिपल्स को माना ही नहीं। जो हमारे संविधान ने हमको बताया, हम रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स को मानते हैं। हिंदू भगवत गीता को मानेंगे, मुस्लिम्स कुरान को मानेंगे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आथर ये बोल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट किताब अगर इंडियन के लिए कोई है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, धर्म के हो, जेंडर के हो, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आज की डेट में आपको जो भी अधिकार मिल रहे हैं आपके संविधान से मिल रहे हैं। अपने संविधान को हटा दो, आज की डेट में इंडिया डिक्टेटरशिप बदल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। सीरिया में जाके देख लो, इराक में जाके देख लो क्या हो रहा है। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट किताब इस देश के नागरिक के लिए कोई होनी चाहिए तो वो संविधान होनी चाहिए। लेकिन हम रिलीजियस बुक्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अपने संविधान को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जबकि हमें अपने संविधान को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना? सबसे ज़रूरी है कि हम अपने घरों में कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी रखें, अपने बच्चों को ये सिखाएं, अपने साथ वालों को सिखाएं कि हमारे संविधान में एक्चुअली में लिखा क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी संविधान के हिसाब से है क्या। जब बच्चों का बर्थडे होता है तो माँ बाप को अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब देनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको पढ़ के समझ सके कि एक्चुअली में इसमें है क्या। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि वुमेन के लिए रिस्पेक्ट करो, कास्ट, डाउरी, क्रीड, इन सब चीज़ों में भरोसा मत करो, बट क्या एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे ऐसा होता है? अरे आम आदमी की बात छोड़ो, एक आईएएस वाला आदमी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चार्ट के 10वीं 15वीं रैंक लेके आया होता है आईएएस में, वो तक तो दहेज मांगता है यहाँ पे, जबकि संविधान में वो चीज़ लिखी नहीं है। तो हमें अपने संविधान की दिल से इज्जत करनी चाहिए। जब हम उसकी दिल से इज्जत करेंगे तब एक्चुअली में हम अपनी इंडिपेंडेंस की रियल कीमत को समझ पाएंगे। नहीं तो हम फिर धर्म और कास्ट और जेंडर इसी सब पचड़े में पड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। नेक्स्ट भाई, नेपाल के इलेक्शंस की बात हो रही, तो नेपाल के जनरल इलेक्शंस हुए, तो वहाँ पे जो 5 पार्टी का रूलिंग अलायंस था, नेपाली कांग्रेस, फिर सीपीएन मॉयस सेंटर, सीपीएन यूनाइटेड सोशलिस्ट, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल और राष्ट्रीय जन मोर्चा, इन्होंने मिलकर ओवरऑल बाजी मार ली। 165 सीट्स जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसमें 87 सीटें जीती हैं रूल कॉलिशन ने, और 110 जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सीटें उसमें से आधी जीती हैं रूलिंग कॉलिशन ने। जो अपोजिशन में कॉलिशन था केपी शर्मा ओली का, उसने 49 सीट्स जीती हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट वाले में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सीटें ले गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेपाल के इलेक्शंस की यहाँ पे बात की गई है। अब नेपाल के इलेक्शंस में एक और इम्पॉर्टेंट पार्टी उठ के आ रही है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। ओके, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जो वोट बेस है वो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो आप कह लो फाउंडर है राबी लामी-छाने, इनके आइडियोलॉजिकल व्यूज़ कुछ ऐसे हैं कि फेडरलिज्म में भरोसा रखते ही नहीं, ये प्रोविंसेस को एलिमिनेट कर देना चाहते हैं, ये सेंट्रलाइज्ड रूल लेके आना चाहते हैं। पर इस इलेक्शन में मॉइस्ट पार्टीज और मधेसी पार्टीज को भी बहुत ज़्यादा वोट मिले नहीं है। एक अच्छी थी यहाँ पे नेपाल के इलेक्शन में चीज़ कि धर्म के नाम पे सेक्टेरियन आधार पर कहीं ना कहीं वोट के कॉल नहीं आए हैं। बट इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके समझना चाहिए कि बहुत लंबे समय से नेपाल के जो आम नागरिक हैं वो डेमोक्रेसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब ट्रू डेमोक्रेसी आएगी तब डेवलपमेंट आएगा, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स आपस में एक दूसरे के पॉलिटिकल एजेंडा के लिए लड़ते मर जाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में ज़रूरी ये है कि ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स, ये थोड़े मैच्योरिटी को यहाँ पे डिस्प्ले करें और एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे अपनी जनता के लिए काम करें, यही बताया गया। फिर भाई इलेक्शन रेफरेंडम, स्कॉटलैंड में रेफरेंडम की कॉल फिर से बढ़ती जाती है। जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है ना, और स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जो यहाँ पे लीडर है जिनका नाम है निकोला स्टर्जियन,
इनका ये बोलना है कि स्कॉटलैंड को हम अपना एक आज़ाद देश बनाएंगे, हमें यूनाइटेड किंगडम के साथ नहीं रहना है। मैं आपको बता दूं 2014 में ऑलरेडी रेफरेंडम हो चुका है। तो जब 2014 में ऑलरेडी रेफरेंडम हो चुका है और 55% स्कॉटिश नागरिक ये बोल चुके हैं कि हम यूके का हिस्सा रहना चाहते हैं, तो फिर 2022 में रेफरेंडम की कॉल क्यों? उसकी वजह यह है कि 2018-19 के समय पे हो गया ब्रेग्जिट। अब ब्रेग्जिट होने की वजह से जब ब्रेग्जिट की वोटिंग हो रही थी, स्कॉटलैंड के 60% लोगों ने वोट किया था कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं। ब्रेग्जिट होने के बाद वो यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहे। तो इस बात का एडवांटेज उठा के स्कॉटिश नेशनल पार्टी ये बोल रही कि हमें फिर से रेफरेंडम करवाना है, हमें फिर से चेक करना है कि लोग इंग्लैंड के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। मुद्दा पहुंचा यूके की सुप्रीम कोर्ट में। यूके की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, ऑलरेडी 2014 में रेफरेंडम हो चुका है, तो अगर अब तुम्हें फिर से रेफरेंडम करना है तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर में बैठती है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ब्रिटेन की पार्लियामेंट लीगली यहां पे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के जो रेफरेंडम की कॉल है इसको रोकने की कोशिश कर रही है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी खुद की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी पावर में थी, एडमिनिस्ट्रेशन में इनके जो भी लैप्सेस रहे हैं, लोगों के पास जो भी नौकरियां वगैरह नहीं पहुंची, कोविड बहुत फैला, इस बात को लेकर स्कॉटिश नेशनल पार्टी को भी नीचे लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना। तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी सब कुछ यूके की सरकार पे बिल फाड़ रही है और बोल रही है कि अगर हम यूके से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। उनके खुद के जो पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल लैप्सेस हुए हैं, जो पॉलिटिकल फेलियर्स हुए हैं, उनको वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे स्कॉटिश नेशनल पार्टी वाले। तो ज़रूरी ये है कि यूके की पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं ना, वो लीगली स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एक्शंस को ब्लॉक करने के बजाय स्कॉटलैंड के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, उनको एक कॉल दे नेशनल यूनिटी की तरफ, उनके कॉन्फिडेंस को जीतने की कोशिश करें, उन तक सुविधाएं पहुंचाएं। तब जाके एक्चुअली में यूनाइटेड किंगडम एक पूरा देश बन पाएगा। नहीं तो एक तरफ आयरलैंड बोलेगा हमें अलग कर दो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक तरफ स्कॉटलैंड बोलेगा हमें अलग कर दो, और यूनाइटेड किंगडम के टुकड़े ही होते जाएंगे। तो ये था भाई आज का एडिटोरियल करंट अफेयर्स। सैटरडे है तो आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, जल्दी खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस।